नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के भाग 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उनको डिस्कस करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस हफ्ते जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 28 दिसंबर को रतन टाटा जी का जन्मदिन जो है वो मनाया गया। और अगर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज़ की बात की जाए तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है और 31 दिसंबर को 9 वर्ष की पूर्व संध्या जो है वो मनाई जाएगी। आज के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कि इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने जो हैं वो देखने होंगे। जब तक आप सपने देखेंगे नहीं तब तक उसको पूरे करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर विकसित नहीं होगी। तो इसलिए किसी भी सपने को पूरा करने के लिए उसको देखना जो है सबसे ज़रूरी होता है। इसी कोट के साथ आज की पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है कि यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में जो है वो घोषित किया है। उसका लोगो जो है वो इस प्रकार बना हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह जो घोषणा है वह कैमलिट्स की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, उनके मानव समाजों के लिए महत्व और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। कैमेलिड्स परिवार में जो है वो ऊंट, लामा, अल्पाका और विकुना जो है वो शामिल होते हैं। ये जो सभी जुगाली करने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं जो दुनिया के सबसे कठिन वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कि जो ऊंट है ये रेगिस्तान में रहता है और कैमलिड्स मनुष्यों के लिए कई प्रकार से जो है ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे इनका इस्तेमाल परिवहन के लिए, माल ढुलाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऊन बनाने के लिए और मांस के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। कैमलिड्स जो हैं वो स्थानीय संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। कैमलिड्स जो है इन दिनों बहुत खतरों से जो है वो जूझ रहे हैं, जिसमें अवैध शिकार, आवास क्षति और कई प्रकार के जो रोग हैं वो शामिल हैं। आईसीवाई इन खतरों से निपटने के लिए नीतिगत समाधानों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारों, एनजीओ और अन्य हितधारकों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा जो है वो देना चाहती है। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में जो है वो घोषित किया है। आज की दूसरी न्यूज़ है कि आईओएम और आईसीडब्ल्यूए के बीच एक संयुक्त सहयोग हुआ है। प्रयाग योजना, कौन सा प्रयास योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि आईओएम इंडिया और भारतीय विश्व मामलों की परिषद आईसीडब्ल्यूए के बीच एक संयुक्त सहयोग जो है वो बताया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? इस परियोजना का जो उद्देश्य होगा वह विदेशों में भारतीय छात्रों और श्रमिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा जो है वो प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट काम किए जाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या क्या हैं? जैसे कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नीतिगत ढांचा विकसित करेगा जो भारतीय छात्रों और श्रमिकों के प्रवासन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन जो है उसका किया जा सके। और क्या होगा? और राज्य स्तरीय प्रवासन प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है उसको भी आयोजित किया जाएगा और छात्रों और श्रमिकों के लिए प्रवासन की जानकारी और उनको मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करेगा। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई कि आईओएम और आईसीडब्ल्यूए के बीच
एक संयुक्त सहयोग जो है उसकी शुरुआत हुई है। और उस परियोजना का नाम क्या है? उस परियोजना का नाम प्रयास परियोजना है। आज की तीसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की तीसरी न्यूज़ है कि यूनेस्को द्वारा कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो टर्मिनल 2 है उसको पुरस्कृत किया गया है। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 ने हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्षीय, कौन सा? प्रिक्स वर्षीय 2023 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है इसको प्राप्त किए हैं। इन पुरस्कारों में इंटीरियर 2023 के लिए प्रतिष्ठित विश्व विशेष पुरस्कार, इंटीरियर 2023 के लिए प्रतिष्ठित विश्व विशेष पुरस्कार और स्थानीय सामग्री और तकनीकों के उपयोग के लिए विशेष पुरस्कार जो है वो शामिल है। टर्मिनल 2 को इसके अद्वितीय वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए पुरस्कृत किया गया था, जो स्थानीय सामग्री और तकनीकों का उपयोग करता है। टर्मिनल जो है वह लकड़ी, पत्थर और कांस्य जैसी सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया है, जो इसे एक गर्म और आमंत्रित करने वाला वातावरण प्रदान करता है। टर्मिनल को इसके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है वो मिला है, जो इसे एक ग्रीन हवाई अड्डे के रूप में जो है वो मान्यता देता है। ये एक इमेज जो है आप उसकी देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई कि यूनेस्को द्वारा कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 जो है उसको पुरस्कृत जो है वो किया गया है। चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ में मुकेश अंबानी जी जो हैं वो 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 2023 लिस्ट में जो है वो शीर्ष पर हैं इंडिया की तरफ से। अगर टोटल ग्लोबल में रैंक देखी जाए तो इनकी रैंक 15वीं है, और सिर्फ इंडिया में बात की जाए तो इंडिया के हिसाब से इनकी रैंक जो है वो पहली है। मुकेश अंबानी जी 92 बिलियन यूएसडी की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स 100 रिचेस्ट 2023 लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हैं। वे रिलायंस, ये जो मुकेश अंबानी जी जो हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अंबानी की संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर जो हैं वो गौतम अडानी जी हैं, जिनकी कुल संपत्ति जो है वो 87 बिलियन डॉलर है। अडानी समूह भारत के सबसे बड़े निजी समूहों में से एक है, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शामिल हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो आप शिव नादर जी हैं, ठीक है। और आगे नीचे चलते हुए जाएंगे तो टोटल टॉप 10 की जो इंडिया के हिसाब से जो रैंकिंग है वो दी गई है, और नंबर 1 पे 15वीं, ग्लोबल के हिसाब से 15वीं और इंडिया में पहली मुकेश अंबानी जी की रैंक है। और 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो कुशल पाल सिंह हैं, वो 10वें नंबर पे, और ग्लोबल में इनकी रैंक है 117वें नंबर पे। तो आप इसको जो है वो याद रखिएगा। तो आज की चौथी न्यूज़ क्या है कि मुकेश अंबानी जी 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 2023 लिस्ट में शीर्ष पर अपना जो पैर है वो जमाए हुए हैं। आज की पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में 220वां, कितना 220वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय को क्यूएस, कौन सा? क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में 220वां जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है। यह जो रैंकिंग है कुल 95 देशों के लगभग 1397 संस्थानों के आधार पर तैयार की गई है। इस रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश की सभी आईआईटी को पीछे छोड़ दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 303 रैंक प्राप्त किया है। इसके बाद आईआईटी मद्रास जो है जिसकी रैंक 344 थी, आईआईटी खड़गपुर उसकी रैंक 349 थी, आईआईटी रुड़की जिसकी रैंक 387 थी, और आईआईटी दिल्ली जो है जिसकी रैंकिंग 426 थी। ये टॉप के 500 जो है वो इंडिया की तरफ से थे। इस रैंकिंग में जो है वो टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है वो पहले नंबर पर है। कौन सी? टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है जो है वो पहले नंबर पे है। वहीं पर जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसको दूसरा स्थान, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की इस रैंकिंग पर कुछ क्षेत्र हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, इस वजह से मिला है। वो कौन से क्षेत्र हैं? पहला है संस्थागत प्रबंधन, दूसरा है अनुसंधान यानी कि रिसर्च, तीसरा है शैक्षिक परिणाम, और चौथा है स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इसको जो है वो रैंक प्राप्त हुई है। तो आज की पांचवी न्यूज़ क्या है? आज की पांचवी न्यूज़ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में 220वां जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है। इंडिया के हिसाब से इसने टॉप किया है।
छठवीं न्यूज़ क्या है? छठवीं न्यूज़ के हिसाब से यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमफिल डिग्री की मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। यूजीसी ने 26 दिसंबर 2023 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर एमफिल डिग्री को मान्यता देने से रद्द कर दिया है। अब कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय एमफिल डिग्री या पाठ्यक्रम छात्रों को ऑफर नहीं कर सकेगा। NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। अब MSc और MA डिग्री के बाद सीधे PhD डिग्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इस निर्णय के बाद एमफिल डिग्री प्राप्त कर चुके छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे अपनी डिग्री के अनुसार ही रोजगार और अन्य लाभ जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं वो बताए गए हैं। पहला प्रमुख बिंदु यह है कि एमफिल डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो एमफिल डिग्री जो है कौन सी एमफिल डिग्री या पाठ्यक्रम छात्रों को ऑफर नहीं करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह निर्णय जो है वो NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप लिया गया है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमफिल डिग्री प्राप्त कर चुके छात्रों पर इसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। तो छठवीं न्यूज़ क्या हो गई? छठवीं न्यूज़ हो गई कि यूजीसी ने एमफिल डिग्री की मान्यता को जो है वो रद्द कर दिया है। आज की सातवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सातवीं न्यूज़ क्या है? भारत रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी एक फ़ोटो वायरल हो रही थी एस जयशंकर साहब की, जो कि वो रशिया में थे। तो जब वो रशिया में थे ना, तो वो इसी डील के लिए कहा यह जा रहा है, इसी डील के लिए वो जो है गए थे। इस समझौते के तहत रूस भारत को 2 और 1200 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। कितने? 1200 मेगा क्षमता वाले 2 इसका निर्माण करेगा। ये रिएक्टर जो है वो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दूसरे चरण का हिस्सा होंगे। यह जो समझौता है वो भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह जो संयंत्र है वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इस संयंत्र में वर्तमान में 4 एक हजार मेगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर हैं। इन रिएक्टरों का निर्माण रूस ने ही किया था और उसको एक्सटेंड भी जो है वो रूस ही कर रहा है। तो आज की सातवीं न्यूज़ क्या हो गई? सातवीं न्यूज़ हो गई भारत रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की आठवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आठवीं न्यूज़ है कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने QIP या FPO के जरिए 7,500 करोड़ की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने 28 दिसंबर 2023 को QIP या FPO के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जो पूंजी है वो इक्विटी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएगी। PNB ने 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI के साथ विलय किया था। विलय के बाद बैंक की कुल संपत्ति जो है वो 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी और PNB का जो लक्ष्य है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक अपने जोखिम पूंजी के अनुपात को लगभग 12.5% तक बढ़ाना है। पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूंजी जुटाने से बैंक को अपनी कारोबारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक जो है वो नई ऋण वृद्धि और डिजिटलीकरण जैसे पहलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आज की आठवीं न्यूज़ क्या हो गई कि PNB ने QIP या FPO के जरिए 7,500 करोड़ की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। आज की नौवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नौवीं न्यूज़ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपना 139वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। आप सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में अंग्रेज के एक अधिकारी थे A.O. ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना जो है वो की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2023 को अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया है।
इस अवसर पर देश भर के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समारोह जो है वो आयोजित किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय जो हैं, जिनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, इन्होंने पार्टी मुख्यालय पर एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें पार्टी की स्थापना के आदर्शों को आगे बढ़ाने का जो है वो आह्वान किया है। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या हो गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया है। और आज की अंतिम और 10वीं न्यूज़ क्या है? 10वीं न्यूज़ है कि क्रिप्टो निवेश में दिल्ली ने बेंगलोर और मुंबई को पछाड़ दिया है और 3 शहरों में सबसे ज़्यादा निवेश हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुए सभी क्रिप्टो निवेश का 20% से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो पहला दिल्ली, दूसरा बेंगलोर और तीसरा मुंबई में ही हुआ है। 20% से ज़्यादा केवल इन्हीं 3 सिटी में हुआ, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में। इसमें से बात की जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली का है। इस 20% में लगभग 12.7% हिस्सा जो है वो दिल्ली का है। बेंगलुरु का लगभग 6.1% हिस्सा है और मुंबई की बात की जाए तो उसका 3.5% हिस्सा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा किए गए कुछ कदमों के कारण भी यह बाजार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सरकार ने आभासी संपत्तियों पर कर लगाया है, जिससे क्रिप्टो करेंसी को अधिक वैधता मिल गई है। अनुमान है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार 2025 तक 20 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो आज की 10वीं न्यूज़ क्या है? 10वीं न्यूज़ है कि क्रिप्टो निवेश में दिल्ली ने बेंगलोर और मुंबई को पछाड़ दिया है और 3 शहरों में सबसे ज़्यादा निवेश हुए हैं और वो शहर हैं दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई। तो ये जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी नया कुछ सजेशन वगैरह आपको देना हो तो आप वो भी जो है वो बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।